वेलकम टू भारत सिविल अफेयर्स। और अभी एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट ये हुआ है कि परसों जो ईडी की रेड हुई थी डे बिफोर यस्टरडे या फिर 2-3 डेज बैक, और उसमें जो आईपीएसी एक एक तरीके से एक बॉडी है जिसपे ईडी ने काफ़ी रेड्स कंडक्ट करी थी, उसके अगेंस्ट ममता बनर्जी ने फोर्सफुल एक्शन लेके वो जो ईडी के ऑफिशियल्स हैं उनसे काफ़ी सारे डॉक्यूमेंट्स फोर्सफुली अपडेट कर लिए थे या छीन लिए थे। सो इस कारण ईडी ने इस डिसीजन को चैलेंज करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में एक तरीके से पिटिशन दी है सुप्रीम कोर्ट में कि जो भी पुलिस ऑफिसर उसमें इन्वॉल्व थे प्लस कोलकाता के जो पुलिस कमिश्नर है उनको सस्पेंड किया जाना चाहिए। देखें, ईडी मूव सुप्रीम कोर्ट अगेंस्ट द बंगाल पुलिस ओवर सर्च ऑब्स्ट्रक्शन ड्यूरिंग द मनी लॉन्ड्रिंग इन्वेस्टिगेशन। देखिए, ईडी का प्राइम वर्क ही मनी लॉन्ड्रिंग है, मनी लॉन्ड्रिंग से रिलेटेड इन्वेस्टिगेशन है। तो इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एक तरीके से पिटिशन दी है कि हम लोग सुप्रीम कोर्ट मूव करने वाले हैं, और सुप्रीम कोर्ट ने इसको एक तरीके से स्ट्रांगली अपना स्टैंड ईडी ले रही है। तो ये क्या है ये न्यूज़, और इसके रिलेटेड डिटेल हम देखेंगे कि ईडी का एक्चुअल मैंडेट क्या है, कब फॉर्म हुआ था, और आईपीएसी ये क्या है, ईडी कौन कौन से एक्ट के अंडर वर्क या एक्शन ले सकता है। लेट्स मूव अहेड। देखें, ईडी ने अभी अप्रोच किया सुप्रीम कोर्ट को कि इमीडिएट जो सस्पेंशन जो सीनियर पुलिस ऑफिसर्स जो उसमें इन्वॉल्व थे, इवन जो वेस्ट बंगाल के जो कोलकाता के पुलिस कमिश्नर है उनके अगेंस्ट भी एक्शन होना चाहिए, अलैगिंग सीरियस मिसकंडक्ट। देखें, अगर कोई इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी, सेंट्रल एजेंसी किसी स्टेट में अगर किसी इन्वेस्टिगेशन के लिए जाती है, सो इट्स द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ स्टेट्स और स्टेट की जो पुलिसिंग है टू प्रोवाइड देम द सिक्योरिटी। यहाँ वहाँ की चीफ मिनिस्टर खुद इस तरीके के अगर इंडल्ज होती है एक्टिविटी में, सो इट इज़ बेसिकली वेरी सीरियस डेवलपमेंट इन केस ऑफ इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज। तो यहाँ पर हो सकता है आगे भी इस तरीके से इंस्पायर होकर किसी और स्टेट में अगर इस तरीके की चीज़ें होगी तो सेंट्रल एजेंसीज क्या नहीं कर पाएगी, इन्वेस्टिगेट इसको ऐसे जो सीरियस कॉन्सिक्वेंसेज है या अफेयर्स को इन्वेस्टिगेट ही नहीं कर पाएगी। देखें, अकॉर्डिंग टू ईडी ये सर्च ऑपरेशन जो था आईपीएसी, देखिए इंडियन पॉलिटिकल एक्शन कमेटी एक तरीके से एक बॉडी है, और उसके रेजिडेंशियल प्रीमाइसेस पे जहाँ पे जो डायरेक्टर हैं प्रतीक जैन, उनको इन द कोलकाता वाज फोर्सफुली ऑब्स्ट्रक्टेड, और इसको फोर्सफुली ऑब्स्ट्रक्ट किया था वहाँ की पुलिस ने और वहाँ की गवर्नमेंट ने। द एजेंसी हैज़ ऑल्सो अलेज दैट वहाँ के जो डिजिटल डिवाइसेस थे, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स थे, उनको फोर्सफुली वहाँ से लॉफुली सीज किया गया था सर्च पर, लेकिन उनको इलीगली यहाँ से टेक आउट कर लिया गया, अमाउंटिंग टू द थेफ्ट ऑफ एविडेंस। क्योंकि यहाँ पर अगर कोई सेंट्रल एजेंसी कोई जैसे मान ली इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस है या फिर कोई नोटबुक है या फिर कोई डायरी है, वहाँ से अगर सीज करती है तो हो सकता है उसमें कोई सीरियस या फिर कोई इंपॉर्टेंट जो चीज़ें हो मेंशन की गई हो। लेकिन अगर वो फोर्सफुली या इलीगली वहाँ से क्या की जाती है, थेफ्ट की जाती है, तो ये थेफ्ट माना जाता है अंडर किसके अंडर, पीएमएलए के अंडर इसको थेफ्ट किया जाता है और इसको ऑब्स्ट्रक्शन की कैटेगरी में रखा जाता है। देखें, ईडी ने फर्दर ये भी कहा कि सीनियर जो पुलिस ऑफिसर्स थे दे फेल्ड टू एक्ट। ये ऑब्वियसली ये यहाँ पर क्लियरली डायरेक्ट होता है या दिखता भी है कि यहाँ जो सीनियर ऑफिसर्स हैं वो फेल हुए हैं एक्ट करने के लिए, क्योंकि इनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जो सेंट्रल एजेंसी है उनको सिक्योरिटी दे। रेफरिंग टू द, और इन्होंने जो ईडी ने रेफरेंस लिया है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता का, द एजेंसी हैज ऑल्सो आर्ग्यूड दैट पुलिस ऑफिसर्स वर लीगली बाउंड। यस, अगर सेंट्रल एजेंसी जिस स्टेट में वर्क करती है तो उनकी ये लीगल एक तरीके से बायस है, लीगल ऑब्लिगेशन है कि उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड करें, एंश्योर रजिस्ट्रेशन ऑफ एफआईआर, बट इंस्टेड ऑफ इलीगली एडेड एंड अबेटेड द ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ इन्वेस्टिगेशन। लेकिन यहाँ पर कोई भी डिसिप्लिनरी एक्शन नहीं लिया गया, प्लस सस्पेंशन भी नहीं किया गया। तो ये अपने आप में काफ़ी सीरियस अफेयर बन जाता है कि अगर सेंट्रल एजेंसी, ईडी लाइक एजेंसी अगर स्टेट में वर्क या फिर एक तरीके से एक्शन लेने जाती है और वहाँ पे कोई एक्शन ना होके वहाँ की पुलिस ही इलीगली थेफ्ट में इन्वॉल्व हो जाए, तो हो सकता है आगे इस तरीके की एक्शंस में जो सेंट्रल एजेंसीज है प्लस इंडिया से जो मनी लॉन्ड्रिंग से रिलेटेड वर्क है वो और ज़्यादा एक तरीके से एनकरेज हो सकते हैं, उनका एनकरेजमेंट मिल सकता है कि यहाँ की जो पुलिसिंग एजेंसीज है वो भी उनके साथ क्या है, मिली हुई है। किस सेक्शन के अंडर ईडी ने एक तरीके से फाइल किया, सेक्शन 54F ऑफ पीएमएलए प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। उसके अंडर ईडी ने कहा है कि भाई पुलिस ऑफिसर्स आर स्टैट्यूटरीली ऑब्लिग्ड, उनका ये वर्क होता है कि सेंट्रल एजेंसी स्टेट में जाए तो उनको क्या करें, असिस्ट करें एनफोर्सिंग द पीएमएलए एक्ट को एनफोर्स करने में। और अगर इसे किसी भी तरीके का डेविएशन है तो उससे क्या होता है, ये रूल को एक तरीके से अंडरमाइन करता है और ये फर्दर इंटरफेरेंस करता है इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज को, उनका टास्क एक तरीके से कैरी ऑन करने में सेंट्रल एजेंसीज को क्या करता है, ये उनकी कैपेसिटी को हैम्पर करता है। स्ट्रिक्ट डायरेक्शन कोर्ट के लिए एक तरीके से ईडी ने फाइल किए हैं कि सुप्रीम कोर्ट से स्ट्रिक्ट डायरेक्शन मिलने चाहिए, इंक्लूडिंग सस्पेंशन, और डिपार्टमेंटल एक्शन भी होना चाहिए इनके अगेंस्ट, क्योंकि ये एक तरीके से जो इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस ये जस्टिस सर्व करने में इसके अगेंस्ट एक तरीके से आगे थे। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट। ईडी ने सुप्रीम कोर्ट में एक तरीके से पिटीशन फाइल करी है। देखें, अब हम लोग देख लेते हैं कि ये आईपीएसी क्या है जिस पे ये एक्शन था और जिसके रीजन से ये काफ़ी न्यूज़ में आया। इंडियन पॉलिटिकल एक्शन कमेटी, बेसिकली ये फॉर्म हुआ था 2013-14 में। किसने फॉर्म किया था,
ओरिजिनली इसका नाम था सिटीजन फॉर अकाउंटेबल गवर्नेंस, लेटर इसको एक तरीके से आईपीएस इंडियन पॉलिटिकल एक्शन कमेटी बनाया था। ओरिजिनली इसको प्रशांत किशोर ने फॉर्म किया था, जो कि पॉलिटिकल एनालिस्ट है, और अभी जो बिहार में भी उन्होंने काफ़ी एक तरीके से फुल फ्लेजेड इलेक्शन भी फाइट किया, बट उनसे कोई खास उनको विक्ट्री के यहाँ पे ज़्यादा चांसेस मिले नहीं। और लेकिन उन्होंने ये जो कमेटी है ये इसको प्रशांत किशोर ने ही बनाया था। इसका बेसिक काम क्या है, ये एक पॉलिटिकल स्ट्रेटजिस्ट है, मीन्स पॉलिटिकल स्ट्रेटजी सजेस्ट करती है स्टेट्स को कि भाई हम लोग इलेक्शन कैंपेनिंग किस तरीके से कर सकते हैं, हाउ वी कैन मैनेज द इलेक्शंस। और ये क्या करता है, प्रोफेशनल्स और यंग ग्रेजुएट स्पेशलिस्ट वगैरह ये सब इसके पार्ट रहते हैं, जो क्या करते हैं इलेक्शन मैनेजमेंट और इलेक्शन से रिलेटेड जो स्ट्रेटजीज होती है उनको क्या करते हैं, डेवलप करते हैं। सो इस पे ये एलिगेशन था कि ये लार्ज स्केल पे मनी लॉन्ड्रिंग का वर्क कर रही है पीएमएलए के अंडर। सो ईडी ने इस पे रेड की थी, और रेड को वहाँ की जो पुलिस है उन यहाँ के जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज वगैरह है वो फोर्सफुली थेफ्ट कर लिए थे वहाँ के पुलिस ऑफिसर ने। दिस इज द रियल थिंग। नाउ लेट्स लुक इनटू द ईडी कि ईडी क्या है और ईडी का एक्चुअल मैंडेट क्या है, ईडी कौन से एक्ट के अंडर फॉर्म हुआ। देखिए, ईडी मल्टी डिसिप्लिनरी ऑर्गेनाइजेशन है जिसका बेसिक काम है, जो इंपॉर्टेंट काम है ये दो है, एक तो मनी लॉन्ड्रिंग को देखना, प्लस फॉरेन एक्सचेंज से रिलेटेड लॉ है, उसमें अगर किसी भी तरीके का वायलेशन होता है तो ये कौन देखता है, ये ईडी देखता है। ये किसके अंडर वर्क करता है, बेसिकली डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू के अंडर करता है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू इट इज ए पार्ट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, इट वर्क्स अंडर दैट। और ये स्टैट्यूटरी बायस है कि नहीं, यस, ईडी इज बेसिकली इट इज एन स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन। और फॉर्म कब हुआ था, 1956 में, 1 मई 1956। तो जो ईडी का बेसिक वर्क है, ईडी का बेसिक वर्क इसी में लाई करता है कि ये मनी लॉन्ड्रिंग और फॉरेन एक्सचेंज से रिलेटेड जो लॉ है उन्हीं में क्या करता है, उन्हीं से रिलेटेड वर्क करवाता है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, हेडक्वार्टर दिल्ली में बेस्ट है। प्लस ये इसको हेड कौन करता है, लीगल सर्विस ऑफिसर। देखें, इसका और ईडी का ग्रुप ए का ओरिजिनली कोई कैडर नहीं है, जो डिफरेंट सर्विसेज के हो गए, आईपीएस हो गए, आईआरएस हो गए, इंडियन पुलिस सर्विस से हो गए, इंडियन रेवेन्यू सर्विस से हो गए, सीबीआई से हो गए, वहाँ से इनके ऑफिसर्स डेपुटेशन पे हायर किए जाते हैं या फिर लिए जाते हैं, रिक्रूट किए जाते हैं। ग्रुप ए का इनका कोई कैडर नहीं है, ग्रुप बी के थ्रू डायरेक्ट ईडी में रिक्रूटमेंट की जाती है। प्लस इसके कुछ 2 ब्रांचेज भी है, कहाँ पर है, बॉम्बे में है और एक कलकत्ता में है, कई सारी रीजनल ऑफिसेज भी है। तो बेसिकली डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स के अंडर फॉर्म हुई थी, और एज ऑफ नाउ डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू के अंडर वर्क करती है ईडी। बेसिक काम क्या है, किसको हैंडल करना है, एक्सचेंज कंट्रोल लॉ है, जो किसके अंडर, फेमा के अंडर। फेमा उस टाइम द देन FERA था, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट, देन फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट हुआ। देखिए, इसका नाम किया गया 1957 में एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट कर दिया गया। 1960 में इसका जो एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल है वो किसको ट्रांसफर कर दिया गया, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू को। अर्लियर इट वॉज एक्चुअली अंडर इट यूज टू वर्क अंडर डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, फर्दर इट वॉज ट्रांसफर टू डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू। बड़ा इंपॉर्टेंट ईडी से रिलेटेड है ये डिस्कशन। 1960 में अभी हमने डिस्कस भी किया। देखें, जो FERA 1957 था वो उसको क्या कर दिया गया, रिपील कर दिया गया। FERA 1973 का नया एक्ट एक तरीके से लाया गया। फर्दर इस एक्ट से भी कई सारे डेवलपमेंट हुए, और ईडी के अंडर कई रखे गए न्यू एक्ट रखे गए। फेमा, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। अगर कोई इंडिया की करेंसी है, फॉरेन करेंसी में एक तरीके से क्या होता है, एक्सचेंज होता है, और इसमें कोई लार्ज तरीके का कोई ट्रांजेक्शन हुआ और उसमें कोई इश्यूज़ है तो ईडी उसको भी इन्वेस्टिगेट कर सकता है। देखें, और ईडी इंटरनेशनल, इंडिया की साइड से इंटरनेशनल मनी लॉन्ड्रिंग का वॉचडॉग बन गया कब, पीएमएलए एक्ट के पासिंग के साथ ही। और ईडी ने 1 जुलाई 2005 से ये एक्ट को भी क्या कर दिया, इसके इम्प्लीमेंटेशन और एनफोर्समेंट के साथ ही ईडी स्पेशलाइज एजेंसी किसके लिए बन गई, मनी लॉन्ड्रिंग के एक तरीके से इन्वेस्टिगेशन के लिए। ईडी का स्ट्रक्चर क्या है, देखें, हेडक्वार्टर दिल्ली अभी हमने देखा, और ईडी का एक डायरेक्टर होता है जो कौन अपॉइंट करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है। इसके रीजनल ऑफिसेज भी हैं, 5 रीजनल ऑफिसेज वो कहाँ हैं, मुंबई है, चेन्नई है, चंडीगढ़, कोलकाता एंड दिल्ली। और यहाँ से ये रिक्रूट किए जाते हैं, ग्रुप ए से अलग अलग ऑफिसर्स, अलग अलग कैडर का ऑफिसर्स होते हैं। 10 रीजनल ऑफिसेज भी ईजी के और ईडी के, और जो इसमें डेप्यूटी डायरेक्टर हैं, 11 सब रीजनल ऑफिसेज हैं, असिस्टेंट डायरेक्टर हैं। तो ये बेसिकली हायरार्की है, लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि ईडी का जो प्राइमरी वर्क है वो 2 चीज़ों के अंडर वर्क करता है, एक तो फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट और दूसरा प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002, जो इनेक्ट किया गया था और एंट्रस्ट किया गया था विद द एनफोर्समेंट ऑफ इफेक्टिव कब से हुआ था, 2005 से। तो ईडी के ये 2 प्राइमरी फंक्शन है, और इसी पीएमएलए एक्ट के अंडर एक्शन करते हुए आईपीएससी पे ईडी ने क्या करी थी, रेड करी थी, और जिसमें वेस्ट बंगाल पुलिस ने वहाँ के एविडेंसेस को एक तरीके से मिटाने के लिए थेफ्ट किए थे, और इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस को, इलेक्ट्रॉनिक जो एविडेंस ईडी ने कलेक्ट किए थे उनको वहाँ से हटा लिया गया, और वहाँ की पुलिस ने इसको असिस्ट करा है। दिस वाज एक्चुअली सीरियस डेवलपमेंट। और अगर स्टेट की बॉडीज़
असिस्ट नहीं करती है सेंट्रल एजेंसीज को इन्वेस्टिगेशन में। सो दीज आर वेरी सीरियस काइंड ऑफ डेवलपमेंट। इन पे ये एलिगेशन है और ईडी ने ये भी दिया है कि ये जो वेस्ट बंगाल के पुलिस कमिश्नर है उनको भी वहाँ से क्या किया जाए, इमीडिएट बेसिस पे सस्पेंशन शुड बी देयर एंड इट शुड बी ऑर्डर्ड बाय द फ्रॉम द सुप्रीम कोर्ट। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट निकल के आया और इसी तरीके से इसमें फर्दर जो भी डिस्कशन होगा, फर्दर जो भी सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन होगा उसमें भी हम लोग डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। आप लोग क्या सोचते हैं इसके बारे में? डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और इसी तरीके के इश्यूज़ को हम लोग डेली बेसिस पे डिस्कस करते हैं। डू सब्सक्राइब भारत सिविल अफेयर्स, और किसी भी तरीके का इंटरनेशनल और नेशनल डेवलपमेंट को हम लोग डेली बेसिस पे डिस्कस करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द सेशन।